बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिस्पिरेशन के प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ ATPs कितने बनते हैं, कितने यूज़ होते हैं, इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर मैं इसको नाम दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन या जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन होती है, तो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और हमें ये भी पता है, हमने डिटेल में पढ़ा कि इनके 3 बुनियादी स्टेप्स हैं, पाथवेज है, ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs cycle, and the third one is electron transport chain or system। ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में ये होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके लिए सारे एंजाइम्स कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। और इसमें या अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, इनके जो बेसिक 2 फेजेस है, डाइफेजिक प्रोसेस है ये। तो द फर्स्ट वन preparatory phase, and the second one is energy yielding phase। तो प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज से सारे रिएक्शन स्टार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड पे स्टॉप होते हैं। अक्सर MCQ में आता है, ये MCQ के लिए आप ज़रूरी हैं कि द फर्स्ट सबस्ट्रेट इन द ग्लाइकोलाइसिस, इस तरह भी MCQ आ सकता है या इस तरह भी MCQ आ सकता है, that in the preparatory phase the first reactant or substrate is तो ग्लूकोज। MCQ एक थर्ड MCQ इस टाइप भी हो सकती है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रिपरेटरी फेज इज व्हाट? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो इस फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के बनने तक इसमें यूज होते हैं 2 ATP। यहाँ पे 2 ATP यूज होते हैं फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के बनने तक। और ये भी याद रखिए कि पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनते हैं। तो ये भी MCQ में अक्सर आता है, डेट डैश नंबर ऑफ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड फॉर्म फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो दो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनते हैं, 2 ATP कंज्यूम होते हैं। तो ये प्रिपरेटरी फेज, बस इसको आप इसी तरह ही डिफाइन कर सकते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस की जो सेकंड स्टेप है, एनर्जी यील्डिंग फेज में क्या होता है? इसमें इसी ही ग्लाइसरल्डिहाइड PGL फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये भी MCQ में आ सकता है, दैट द फर्स्ट रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट टू स्टार्ट द एनर्जी यील्डिंग फेज इज डैश। तो PGL ये स्टेप इससे स्टार्ट होता है। अच्छा, PGL ये जब एनर्जी यील्डिंग फेज स्टॉप होता है या कंप्लीट पाता है, तो ये पायरुविक एसिड COOH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड यहाँ पे बन जाता है। अब
यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है तो दो पीजीएल पास होंगे और दो ही पायरुवेट इनसे बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है वो है 4 एटीपी, 4 एटीपी। और ये पीजीएल, इस पीजीएल की कन्वर्जन में जब इससे फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है तो इसके साथ एक फास्फोरिक एसिड की भी एडिशन होती है और यहाँ पे एक कोएंजाइम NAD की भी रिडक्शन होती है। ठीक है जी। तो फर पर फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड एक NADH यहाँ पे बन रहा है तो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड दो बन रहे हैं तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इसके बनेंगे? दो। तो मैं फाइनल रिजल्ट देख रहा हूँ 2NADH प्लस H प्लस। तो ये दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। हमें ये भी पता है कि एक, जिस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने डिटेल से पढ़ा कि एक फ्रॉम 1 NADH वी obtain 3 ATP। ये किस तरह इस क्रिया पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देख सकते हैं। एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP ये प्रोड्यूस होते हैं। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट का क्या हुआ कि इस एनर्जी यील्डिंग फेज में दो NADH ये बन रहे हैं तो ये 6 ATP को जनरेट कर सकते हैं, 6 ATP बन रहे हैं। अब जो प्योर ATP बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल पे तो यहाँ पे 2 ATP यूज हुए, ये वाले 2 ATP, और यहाँ पे इस एनर्जी यील्डिंग फेज में टोटल 4 ATP की प्रोडक्शन हुई। तो ATP के हवाले से NADH को काउंट ना करे भी, सिर्फ ATP के हवाले से जो सारे ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस में होता है तो टोटल ATP कंज्यूम 2 ATP, टोटल ATP प्रोड्यूस्ड 4 ATP। ठीक है, नेट ATP गेन क्या है? 2 ATP। 2 ATP ये नेट गेन है, ये दो कंज्यूम हुए, ये प्रोड्यूस हो गए तो 4 से 2 को निकाल ले तो 2 ATP बच जाते हैं। अब MCQ में कॉन्सेप्ट किस तरह आएंगे कि द टोटल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, तो आपने फिर लिखना है 4। अगर क्वेश्चन इस तरह हो, स्टेटमेंट स्टेम क्वेश्चन की इस तरह हो, द टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डैश, तो 4। अगर इस तरह क्वेश्चन हो दैट द टोटल ATP कंज्यूम्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस, तो फिर आपने 2 लिखना है। अगर क्वेश्चन इस तरह हो द नेट ATP प्रोडक्शन पर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो फिर आपने 2 ATP ही को लिखना है। तो 2 ATP बच गए या इसकी प्रॉफिट हो गई इस प्रोसेस में। अब NADH को लेते हैं। NADH हमें टोटल ATP 6 दे रहे हैं, 6 ATP। लेकिन यहाँ पे जब ये NADH, हमें ये भी पता है कि NADH इससे तो ATP की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती, ये NADH माइटोकॉन्ड्रियन में ये प्रोसेस फर्दर होता है। तो यहाँ पे जब इस माइटोकॉन्ड्रियन से ये NADH ये पास होते हैं, मैट्रिक्स को जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन में। तो इस इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए साइटोप्लाज्म से इस NADH की पहुंच इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन तक, इसमें 2 ATP लगते हैं उनको, ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। बैक्टीरिया में वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन ये ऑर्गेनली वहाँ पे है ही नहीं। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में सारा का सारा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे इंसानी सेल में जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो इस इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए ये 2 ATP को कंज्यूम करता है या यूज करता है। तो फिर नेट ATP कितने रह गए? 4। इन NADH से 4 ATP यहाँ पे रह गए, 2 ATP टोटल प्रोसेस में, ये 2 ATP। तो हम ग्लाइकोलाइसिस के लिए टोटल कितने, नेट टोटल कितने ATP लिखेंगे? 4 ATP एंड 2 ATP, इन दोनों को ऐड करके
हमें ग्लाइकोलाइसिस के एटीपी प्रोडक्शन प्लस एनएडीएच के एटीपी प्रोडक्शन में टोटल नेट एटीपी, नेट टोटल एटीपी ये 6 एटीपी ये हमें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से मिल जाते हैं। तो ये एटीपी या एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के लिए। अब क्रेब्स साइकिल की तरफ आते हैं। क्रेब्स साइकिल की में जिस तरह हमने पढ़ा कि दो स्टेप्स हैं, एक है लिंक्ड रिएक्शन एंड द अदर वन द एक्चुअल क्रेब्स साइकिल। तो इस लिंक रिएक्शन में हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड ये मिला था और उसके साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH ये मिला था। हमने पढ़ा था कि जब पायरुवेट और पायरुविक एसिड कोई एंजाइम ए के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटिल को ए बनाता है, उसके साथ एक कपल रिएक्शन होती है। कपल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaDH रिड्यूस कोएंजाइम ये बनते हैं। तो लिंक रिएक्शन में ये दो चीजें मिल गई, एक कोएंजाइम, लेकिन याद रखिए ये पर 1 पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ये हमें ये दो चीजें मिल रही है पर पायरुवेट। लेकिन एनर्जी यील्डिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में हमें तो एक पायरुवेट नहीं मिलता, 2 पायरुवेट मिलते। ये भी एमसीक्यू में आता है। 2 पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल 1 2 3 और ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं। तो अगर एमसीक्यू में इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आ जाए दैट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स डैश नंबर ऑफ पायरुविक एसिड, तो 2, तो पर पायरुविक एसिड यहाँ पे एक पायरुविक एसिड फिर इस लिंक रिएक्शन और जो क्रेब्स साइकिल इनसे पास होता है एक पायरुविक एसिड। तो फर्स्ट जो लिंक रिएक्शन है इसमें ये मिल जाते हैं हमें। फिर एक्चुअल रिएक्शन में, एक्चुअल रिएक्शन ये क्रेब्स साइकिल को पे यहाँ पे मैं एक रफली आपके सामने एक खाका मैंने ड्रा किया। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH, फिर नेक्स्ट NaDH, और अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि GTP, लेकिन ये GTP प्लांट्स में प्लस बैक्टीरिया में ये GTP की मॉलिक्यूल बनती है बैक्टीरिया में, इनके सेल्स में। जबकि आपने दूसरे यूकैरियोटिक जो सपोज एनिमल्स है या इंसान स्पेशली ह्यूमन बीइंग है, होमो सेपियंस में ATP ही इसकी प्रोडक्शन होती है। इसके बाद FADH2 ये मॉलिक्यूल और लास्ट स्टेप पे NADH ये मॉलिक्यूल इसकी जनरेशन हो रही थी। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH 1 मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स अंदर 3 बनते हैं, जबकि एक ATP और GTP और एक FADH2 इसकी मॉलिक्यूल ये बन रही है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन हम करें तो किस तरह करेंगे? पहले मैं सिर्फ पायरुविक एसिड, पर पायरुविक एसिड इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये भी पर पायरुविक एसिड के लिए कैलकुलेशन। NADH पर पायरुविक एसिड मैं फिर से बता रहा हूं, NADH ये हमें कितने ATP देते हैं? 3 ATP, 3 ATP। तो NADH के अंदर कितने बन रहे हैं? 1 2 3, टोटल 3, और एक मॉलिक्यूल 3 ATP ये जनरेट कर सकती है। तो 3 3 is to 9 ATP, इससे 9 ATP अंदर ये बन रहे हैं। अब आते हैं FADH2 के लिए। FADH2 की सिर्फ एक मॉलिक्यूल ये यहाँ पे जनरेट हो रही है और FADH2 हमें 2 ATP ये देती है।
तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 ATP ही लिख लूंगा। अब GTP या ATP इस सिर्फ एक मॉलिक्यूल, GTP और ATP, सिर्फ एक ही ATP प्रोडक्शन, वन ATP। तो टोटल अंदर कितने बन रहे हैं? 9, 11, 12 ATP। NAD से प्लस FADH2 प्लस GTP से। ये भी याद रखिए कि ये रिएक्शन कपल रिएक्शन है, इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, जिस तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं इसकी जनरेशन हो रही है। तो 12 ATP ऊपर पर पायरिक एसिड मॉलिक्यूल 3 ATP, एक इन एडिश टू 3 ATP। इसको काउंट करते हैं, टोटल कितने आ गए? 3 ATP लिंक रिएक्शन में, 12 ATP इनसाइड द साइकिल। तो टोटल हो गए 15 ATP। अब 15 ATP पर पायरिक एसिड इसकी जनरेशन हो रही है। अब 2 पायरिक एसिड है तो टोटल कितने आएंगे? 15 एक पायरिक एसिड पे, तो अगर 2 पायरिक एसिड हो गए तो 30 ATP total production from which cycle? From Krebs cycle। Krebs cycle में अब डिफरेंट MCQs आ सकते हैं। MCQ इस तरह भी हो सकता है कि लिंक रिएक्शन में कितने NADH बनते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 NADH। इस तरह की स्टेटमेंट भी MCQ की हो सकती है कि लिंक रिएक्शन में पर पायरिक एसिड ये कितने NADH बनते हैं, तो एक 3 ATP ही बनते हैं एक NADH से। कुछ इस तरह स्टेटमेंट भी हो सकती है कि इन द लिंक रिएक्शन पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने NADH बनते हैं, तो 2 NADH बनते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस तरह की MCQ भी हो सकते हैं कि लिंक रिएक्शन में पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने ATP बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं? 6 ATP मॉलिक्यूल, 2 NADH तो 6 ATP टोटल, पर पायरुवेट 3 ATP। तो फिर अंदर इस साइकिल के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल के एक्चुअल साइकिल के अंदर कितने NADH बनते हैं? 1 2 1 2 एंड द थर्ड वन। FADH2 कितने हैं? 1। GTP ATP कितने बन रहे हैं? जस्ट 1 मॉलिक्यूल। फिर अंदर साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं? ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किन 2 रिएक्टेंट्स या किन दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में बनते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर क्रेब्स साइकिल के जो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखी है, तो अगर आप उनको कंसेप्चुअल वाइज देख ले, नोट करें, तो आपको पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन 2 कंपाउंड्स के बीच में बन रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, फिर NADH2 एंड FADH2, यहाँ ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे बन रहे हैं। तो कोई MCQ में किसी कंसेप्ट में आपको इंशाल्लाह इशू नहीं। फिर ये भी हमने फाइनल किया कि 30 ATP टोटल ATP 30 ATP ये बन रहे हैं। अब सारे रेस्पिरेशन प्रोसेस से मेरा मतलब है ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन तीनों में टोटल नंबर ऑफ ATPs ये कितने बनते हैं टोटल। यूकैरियोट्स में, ह्यूमन बीइंग में यूकैरियोट्स, इसमें टोटल जो ATP नेट टोटल ATP ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कंक्लूड किया है ऑलरेडी 6 ATP, ठीक है जी। और क्रेब्स साइकिल में 30 ATP, तो क्रेब्स साइकिल में 30 ATP ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नेट टोटल ATP की प्रोडक्शन है 36 ATP। अब बैक्टीरिया में 38 ATP, तो वो भी मैंने यहाँ पे कहा कि 2 NADH जो बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में,
यूकैरियोटिक सेल में तो 6 एटीपी से हासिल होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में 4 है, इस 4 को यहाँ पे मैंने ऐड किया है तो 6 एटीपी, जबकि बैक्टीरियल सेल में 6 के 6 एटीपी बच जाते हैं। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, साइटोप्लाज्म में सारा का सारा जो प्रोसेस तो 6 एटीपी यहाँ पे जो मिलते हैं 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो 6 + 2 8 और यहाँ पे 30, ये वाले 30। तो बैक्टीरिया में केस किस तरह होगा? बैक्टीरिया ये लेफ्ट साइड वाला ये यूकैरियोट्स के लिए है, ये प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया में यहाँ पे 8 एटीपी, यहाँ पे 30, तो टोटल नेट टोटल कितनी आ गई? 38। अब ये भी शायद आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस को भी डिस्कस हुआ एनर्जी वाइज, क्रेब्स साइकिल को भी, तो इसका क्या रोल है? ईटीसी का रोल ये है कि जो ये कोएंजाइम्स हमने यहाँ पे चलाई या डिस्कस किए, कौन से कोएंजाइम? NADH+ H+ एंड FADH2। तो हमने कहा कि इससे 3 एटीपी और इससे 2 एटीपी ये हमें मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? इनकी मिसाल एक ट्रक की तरह है, लोडेड ट्रक। ये एक ट्रक में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में ये खाम माल से एक ट्रक लोड होता है। खाम माल क्या चीज़ है? NADH+ H+ एंड FADH2। या ये कानकनी यहाँ पे होती है और इस कानकनी में ट्रक्स लोड होते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल ये है, ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करने के लिए भिजवाए जाते हैं। तो ट्रक्स अनलोड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन ये एक फैक्ट्री के तौर पे काम करता है और इन खाम माल से हमें जो प्रोडक्ट है वो दे जाते हैं। प्रोडक्ट्स ये क्या है? ATP है। तो ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये फंक्शन है। अगर इस फंक्शन को कंसेप्चुअलाइज आपने उस पर कंसेप्ट क्लियर करनी है तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेरे डिटेल लेक्चर को देख सकते हैं।